तो म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स हम पढ़ रहे थे। म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स में सबसे पहला एग्जांपल है हाइलुरोनिक एसिड। ये हाइलुरोनिक एसिड अगर आपको याद हो, ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। जो हाइलुरोनिक एसिड होता है ये कनेक्टिव टिश्यू की मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें लिखो हाइलुरोनिक एसिड में प्रेजेंट इन मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। बेसमेंट मेम्ब्रेन में भी होता है ये। बेसमेंट मेम्ब्रेन पढ़ी थी हमने, जो एपिथेलियल टिश्यू के जो बेस में होती है, उसमें भी होता है प्रेजेंट इन बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसल लैमिना में। इसके जो मोनोमर होते हैं, इट हैज 2 मोनोमर्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ना, ये सभी पॉलीमर्स होते हैं। और पॉलीमर्स की किससे बनता है? रिपीटिंग यूनिट से बनता है। रिपीटिंग यूनिट्स को मोनोमर कहते हैं। ठीक है, तो इसके दो अलग अलग टाइप्स के मोनोमर है। जैसे एक होता है इसका मोनोमर ग्लूकुरोनिक एसिड। ग्लूकुरोनिक एसिड हमने पढ़ा था डिराइव्ड मोनोसेकेराइड्स में, शुगर एसिड एक कैटेगरी हमने पढ़ी थी। ठीक है, और दूसरा होता है इसमें मोनोमर NAG, एन एसिटाइल ग्लूकोमीन। ठीक है, NAG और ग्लूकुरोनिक एसिड इसके दो मोनोमर्स हो गए। दो अलग अलग मोनोमर्स का ही बना होता है। नेक्स्ट, अगला एग्जांपल है कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट ये कार्टिलेज की मैट्रिक्स में होता है, प्रेजेंट इन कार्टिलेज मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट, इसके मोनोमर्स पढ़ने की यहाँ जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये सभी एनसीईआरटी में गिवन नहीं। जो एनसीईआरटी में गिवन थे उनका डिटेल स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया। इनका स्ट्रक्चर भी ज्यादा डिटेल में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आप एग्जांपल्स को ध्यान में रखें तो काम चल जाएगा। नेक्स्ट, तीसरा है कैरेटिन सल्फेट। ये भी कार्टिलेज की मैट्रिक्स में होता है, ऑल्सो प्रेजेंट इन कार्टिलेज मैट्रिक्स। तो कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट या कैरेटिन सल्फेट या हाइलुरोनिक एसिड, ये तीनों कनेक्टिव टिश्यू की मैट्रिक्स का पार्ट होते हैं।
नेक्स्ट, चौथा जो है इसमें वो है हेपेरिन। हेपेरिन जो है ये ब्लड का एंटी क्लॉटिंग एजेंट होता है। कौन सा सेल रिलीज करता है ये? एंटी क्लॉटिंग एजेंट ऑफ ब्लड। ये ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। एक मास्ट सेल होता है एक टाइप का, एक और डब्ल्यूबीसी और होता है बेसोफिल सेल्स, वो इसे रिलीज करता है। ठीक है, बेसोफिल भी होता है एक टाइप का, डब्ल्यूबीसी वो भी इसे रिलीज करता है। मास्ट सेल तो करता ही है। एक आखिरी लिखो, अगार। अगार जो होता है ये एल्गी से ऑब्टेन्ड होता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी। रेड एल्गी एक टाइप का एल्गी होता है, रेड कलर का होता है ये, और वो इसे रिलीज करता है, अगार को। ठीक है, अगार हमें ऑब्टेन्ड होता है एक टाइप के एल्गी से। ये रेड एल्गी एक टाइप का प्लांट होता है, यूनिसेलुलर प्लांट्स में आता है ये, प्लांट होता है एक टाइप का। ग्रीन एल्गी भी होता है एक येलो एल्गी, ब्राउन एल्गी भी होता है। ठीक है, जो रेड एल्गी है वो यहाँ पर अगार को रिलीज करता है। तो जो अगार होता है, अगार इज मेड अप ऑफ टू पॉलीसेकेराइड्स। अगार के अंदर दो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, और वो दोनों इसी कैटेगरी में आते हैं, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स में। इसका एक पॉलीसेकेराइड होता है इसमें एगरोज, और दूसरा होता है एग्रोपेक्टिन। एग्रोज और एग्रोपेक्टिन दो अलग अलग टाइप के पॉलीसेकेराइड्स हैं। ठीक है, उन दोनों से मिलकर ये अगार बनता है। अगार इन दो पॉलीसेकेराइड्स का मिक्सचर होता है। ठीक है, ये जो दो पॉलीसेकेराइड मैंने लिखे एग्रोज और एग्रोपेक्टिन, ये दोनों म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स हैं। हाँ, ये दोनों म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स हैं, एग्रोज और एग्रोपेक्टिन। और ये दोनों एक साथ मिलते हैं, जब ये एक साथ मिलते हैं तो उसे क्या बोलेंगे? अगार बोलेंगे। नेक्स्ट, अगार का काम क्या होता है? अगार is used in lab for culture of bacteria, for culture of bacteria। अगार को लैब में यूज किया जाता है बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए। जैसे बैक्टीरिया को जब लैब में हम ग्रो करते हैं ना, तो एक ग्रोथ मीडियम देते हैं उसको, उसका फूड देते हैं, जिस फूड के ऊपर वो बैक्टीरिया ग्रो करेगा। तो उसके फूड में हम क्या डालते हैं? अगार डालते हैं। ठीक है, जिससे हम लैब में बैक्टीरिया को ग्रो करा सकते हैं। कल्चर करना मतलब ग्रो कराना। ठीक है, तो अगार का यूज आ जाता है बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए। तो ये हो गए कंप्लीट यहाँ पर म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स। नेक्स्ट, इसी में लास्ट टॉपिक है पॉलीसेकेराइड के टाइप्स। बेस्ड ऑन मोनोमर्स।
मोनोमर्स के बेस पर। मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि एक पॉलीमर मोनोमर के बेस पर, एक पॉलीमर के कितने टाइप होते हैं? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ना, कौन कौन से होते हैं पॉली, होमोपॉलीमर, होमोपॉलीमर और हेट्रोपॉलीमर। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर बेस्ड ऑन पॉलीमर, बेस्ड ऑन मोनोमर नंबर या टाइप, ये पॉलीसेकेराइड दो टाइप के होते हैं। होमोपॉलीसेकेराइड, होमोपॉलीसेकेराइड और हेट्रोपॉलीसेकेराइड। बताओ जरा, इन दोनों में से किसके पास केवल एक ही टाइप का मोनोमर होगा? जो यहाँ होमोपॉलीमर होगा या होमोपॉलीसेकेराइड होगा, उसमें एक ही टाइप का यहाँ पर मोनोमर होगा। ठीक है, एक ही टाइप का मोनोमर होगा। तो यहाँ लिखो, होमोपॉलीसेकेराइड में इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर। केवल एक ही टाइप के मोनोमर का ये बना होता है। और हेट्रो में लिखो, इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर। तो जरा स्टार्टिंग से अब एग्जांपल को देखते हैं। जैसे हमने सबसे पहले फूड स्टोरिंग पढ़े थे, फूड स्टोरिंग में सबसे पहले स्टार्च पढ़ा था हमने। तो स्टार्च कौन सी कैटेगरी में आएगा? होमोपॉलीसेकेराइड के हेट्रो। स्टार्च जो होता है वो केवल ग्लूकोज का बना होता है। ठीक है, तो ये आएगा होमोपॉलीसेकेराइड में। फिर हमने ग्लाइकोजन पढ़ा था, वो भी वो भी केवल ग्लूकोज का बना होता है। तीसरा हमने इन्युलिन पढ़ा था, वो फ्रक्टोज का बना होता है, तो वो भी होमोपॉलीसेकेराइड में आया। फिर हमने पढ़े स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। स्ट्रक्चरल में हमने सेलुलोज पढ़ा था, वो ग्लूकोज का बना होता है। पेप्टिडोग्लाइकन किस चीज का बना होता है? सॉरी, पेप्टिडोग्लाइकन इस कैटेगरी में नहीं आएगा। हमने सेलुलोज के बाद पढ़ा था, काइटिन पढ़ा था। काइटिन, तो काइटिन एनएजी का बना होता है, वो आ जाएगा इस कैटेगरी में। लेकिन जो पेप्टिडोग्लाइकन था वो हेट्रोपॉलीसेकेराइड में आएगा। क्यों आया हेट्रो में? क्योंकि उसके दो मोनोमर होते हैं, एनएजी और एनएएम। फिर आज हमने म्यूकोपॉलीसेकेराइड पढ़े। सभी म्यूकोपॉलीसेकेराइड हेट्रोपॉलीसेकेराइड होते हैं, ऑल म्यूकोपॉलीसेकेराइड। जैसे मैंने एक का मोनोमर लिखवाया था ना आपको, सबसे पहला जो लिखवाया हाइलुरोनिक एसिड, उसके दो मोनोमर लिखवाए हैं। बाकियों में भी उसी तरह से एक से ज्यादा मोनोमर के टाइप होते हैं। ठीक है, तो वो सभी आ जाएंगे हेट्रोपॉलीसेकेराइड की कैटेगरी में।
नेक्स्ट, एक एक पॉइंट और पढ़ेंगे यहाँ पे, व्हाई पॉलीसेक्राइड्स act as reserve food material. हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ना कि स्टार्च प्लांट में होता है रिजर्व फूड, और ग्लाइकोजन एनिमल्स, बैक्टीरिया फंगस में भी, ठीक है, ग्लाइकोजन। तो ये पॉलीसेकेराइड्स ही रिजर्व फूड क्यों होते हैं? क्या रीजन है कि कोई दूसरा बायोमोलिक्यूल रिजर्व फूड की तरह एक्ट क्यों नहीं कर पा रहा है? तो वो रीजन देखते हैं। जैसे रिजर्व फूड मटेरियल के काम क्या होते हैं? रिजर्व फूड मटेरियल, कोई भी ऑर्गेनिज्म रिजर्व फूड मटेरियल को बहुत ज्यादा अमाउंट में स्टोर करेगा, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, जब वो स्टोर रहेगा रिजर्व फूड मटेरियल, तो पर्पस ये होता है कि बाद के टाइम जब भी जरूरत पड़ेगी एनर्जी लेने की, तब उससे एनर्जी ली जाएगी, अदरवाइज वो एज इट इज स्टोर रहेगा। तो जब वो एक सेल के अंदर स्टोर है, स्टोर कहाँ होगा? सेल के अंदर ही होगा ना। जब वो एक सेल के अंदर स्टोर है रिजर्व फूड, तो वो ऐसा ना हो सेल के ऑर्गेनेलिज से रिएक्ट करने लगे। मान लो माइटोकॉन्ड्रिया से न्यूक्लियस से रिएक्ट कर रहा है, न्यूक्लियस को डैमेज कर दिया, फिर तो उसका स्टोर करने का जो पर्पस था वो खराब हो जाएगा, अगर वो सेल को ही खराब कर रहा है, ठीक है। तो क्या क्या प्रॉपर्टी होती है पॉलीसेकेराइड की जो उन्हें रिजर्व फूड बनाने में रोल प्ले करती हैं, हेल्प करती हैं? तीन प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले होते हैं पॉलीसेकेराइड्स पॉलीसेकेराइड्स आर नॉन टॉक्सिक। पॉलीसेकेराइड्स नॉन टॉक्सिक होते हैं। नॉन टॉक्सिक का मतलब है कि उनकी टॉक्सिसिटी नहीं होती। टॉक्सिसिटी कब बनती है? टॉक्सिसिटी तब बनती है अगर किसी सब्सटेंस की अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाए। जैसे ग्लूकोज है, हर सब्सटेंस टॉक्सिक हो सकता है। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज हमारे ब्लड में जितनी रिक्वायर्ड अमाउंट है, अगर उतने में रहता है तो ग्लूकोज हमारे लिए बेनिफिशियल है, उससे हमें एनर्जी मिल जाएगी, सेल्स को एनर्जी के लिए उसे यूटिलाइज करेंगे। लेकिन अगर ग्लूकोज रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा हमारे अंदर हो तो बीमारी हो जाती है, शुगर बोलते हैं उसे, डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। अगर ग्लूकोज जरूरत से ज्यादा हो, वो ग्लूकोज टॉक्सिसिटी कर गया, उसे टॉक्सिसिटी कहते हैं, जब कोई भी सब्सटेंस जरूरत से ज्यादा हो। जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर दवाई लिखता है और दवाई की डोज बताता है कि इतनी डोज सुबह लेनी है, इतनी शाम को लेनी है। किसी दवाई की बताता है कि तीनों टाइम लेनी है, किसी दवाई को बताता है दिन में एक बार लेनी है। वो डोज डिसाइड होती है उसकी टॉक्सिसिटी लेवल से, कि वो कितना, हमारी बॉडी में वो सब्सटेंस कितने लेवल तक रह सकता है, वो हमारे सेल्स को नुकसान ना पहुंचाए। डॉक्टर ने कहा कि वो डोज एक ही बार लेनी है किसी ड्रग की, ठीक है, किसी ड्रग की अगर डोज एक ही बार लेनी है और आपने उसको 3 बार ले लिया, तो उसकी टॉक्सिक इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा और वो दिखेगा हमारी बॉडी पे, या तो सर दर्द हो जाएगा या पेट खराब हो जाएगा। कई बार होता है ना, हम दवाइयां ज्यादा खा लेते हैं, उसके साइड इफेक्ट होते हैं। पॉलीसेकेराइड नॉन टॉक्सिक होते हैं, इन्हें सेल स्टोर कर सकते हैं ज्यादा अमाउंट में, ठीक है। दूसरा है आर नॉन रिएक्टिव। पॉलीसेकेराइड्स रिएक्शन नहीं करते, जैसा मैं बोल रहा था, वो ऑर्गेनेलिज से रिएक्ट नहीं करेगा।
ऑर्गेनेली से अगर वो रिएक्ट कर रहा है फिर तो गड़बड़ है। जैसे ग्लाइकोजन लीवर के सेल्स के अंदर स्टोर होता है, तो उन सेल की ऑर्गेनेली को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तीसरा होता है इसका पॉलीसेकेराइड का सिंथेसिस ऑफ पॉलीसेकेराइड does not change osmotic balance of cell. ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ सेल। ऑस्मोटिक बैलेंस का मीनिंग क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। ऑस्मोटिक बैलेंस होता है कि अगर ऑस्मोटिक मतलब सॉल्यूट, सॉल्यूट समझते हो आप? सॉल्यूट होता है जैसे मान लो कोई एक सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन, उसमें लिक्विड पार्ट को सॉल्वेंट कहते हैं और उसमें जो सॉलिड पार्ट होगा उसे सॉल्यूट कहते हैं। जैसे आपने चीनी को पानी में घोल दिया, ठीक है, तो सॉल्यूट तो शुगर होगी, पानी सॉल्वेंट हो गया, सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। तो ऑस्मोटिक बैलेंस मतलब सॉल्यूट बैलेंस, कि एक सेल के अंदर कितनी अमाउंट सॉल्यूट की प्रेजेंट है जो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, उसे सॉल्यूट बैलेंस या ऑस्मोटिक बैलेंस कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, जैसे केस लेते हैं हम ग्लाइकोजन का। ग्लाइकोजन में क्या था कि जब लिवर सेल में ग्लाइकोजन बन रहा होगा उस समय सोचो क्या होगा। एक ग्लाइकोजन में मैंने आपको पढ़ाया था 30,000 ग्लूकोज होते हैं। तो लिवर सेल में पहले सॉल्यूट्स थे 30,000, ठीक है। मतलब लिवर सेल में जैसे जिस समय ग्लाइकोजन बन रहा है तो सेल क्या करेगा, ग्लूकोज को अपटेक करेगा, ब्लड से ग्लूकोज को उठाएगा और उस ग्लूकोज को जोड़ के उनमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनवा के वो किसको बना रहा होगा, ग्लाइकोजन को सिंथेसाइज कर रहा होगा। तो हो क्या रहा होगा, सेल के अंदर ग्लूकोज बहुत सारे एंटर कर रहे होंगे, तो सेल का सोल्यूट की कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, जितने ज्यादा ग्लूकोज सेल में एंटर करेंगे सेल की सोल्यूट अमाउंट बढ़ जाएगी। ये तो ऑस्मोटिक बैलेंस बिगड़ गया। लेकिन अब ध्यान दो, जब हमने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाया था दो ग्लूकोज के बीच में, जब दो ग्लूकोज में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है तो एक मॉलिक्यूल वाटर का निकलता है। तो जितनी अमाउंट में ग्लूकोज एंटर हो रहे हैं सेल में और वो बॉन्ड बना रहे हैं दो ग्लूकोज ग्लाइकोसिडिक, उतनी अमाउंट में वाटर भी रिलीज हो रहा है, तो सॉल्वेंट भी बढ़ रहा है। अगर सॉल्यूट बढ़ रहे हैं तो बैलेंस हो जाएगी वो चीज। तो ऑस्मोटिक बैलेंस फिर क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। इसमें लिखो यहां पे एज glycosidic bond is formed, as glycosidic bond is formed between monomers, water molecules are released, so that solute water balance is maintained, solute water balance is maintained inside cells। तो जिसे ना समझ में आया हो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। सिंपल सा एग्जांपल मैंने लिया, अगर लीवर का कोई सेल है और उसका काम है ग्लाइकोजन को बनाना, तो वो सेल के अंदर
बहुत सारे ग्लूकोज एंटर कर रहे होंगे, क्योंकि ग्लाइकोजन में 30,000 ग्लूकोज होते हैं। तो जब ग्लूकोज एंटर कर रहे हैं लिवर सेल में, तो सेल का सॉल्यूट की अमाउंट बढ़ रही है। लेकिन साथ ही साथ जैसे जैसे दो ग्लूकोज आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएंगे, तो जब भी बॉन्ड बनता है तो वाटर रिलीज होता है, उतनी अमाउंट में वाटर भी सेल के अंदर बढ़ता रहेगा। तो अगर सॉल्यूट बढ़ रहे हैं तो वाटर भी साथ में बढ़ रहा है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बैलेंस में आ जाएंगे। तो सेल का इनसाइड सॉल्यूट वाटर बैलेंस बना रहेगा, वो बिगड़ेगा नहीं। ठीक है, तो इस वजह से ये प्रेफर्ड होते हैं एज रिजर्व फूड मटेरियल, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। ठीक है, एक पॉइंट और लिखो यहां पर, लास्ट पॉइंट, फिर ये पॉलीसेकेराइड कंप्लीट हो जाएगा। राइट एंड ऑफ पॉलीसेकेराइड is reducing while left end is non-reducing. Right end reducing, left end is non-reducing. मैंने आपको रिड्यूसिंग शुगर का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। मैंने इसमें ये बताया था कि रिड्यूसिंग शुगर के पास फ्री एल्डिहाइड या कीटोन होता है। तो अगर राइट एंड पॉलीसेकेराइड का रिड्यूसिंग है तो उसके पास क्या प्रेजेंट होगा, फ्री एल्डिहाइड या कीटोन। अब इसको हम समझते हैं, हमने जो स्टार्च या ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर बनाया था उससे समझते हैं। आपकी नोटबुक में वो होगा, या एनसीईआरटी खोल देता हूं। इस स्ट्रक्चर को आप देखो, ये स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो मान लो ये ग्लाइकोजन की मेन चेन का एंड है, ये एंड है ना, यहाँ पे ये राइट एंड हो गया, और इस तरफ लेफ्ट एंड है। ये समझ में आ रहे हैं एंड, ये लेफ्ट हो गया, और ये जो डब्बा बना रखा है ये राइट हो गया। ठीक है, लेफ्ट एंड को मैंने नॉन रिड्यूसिंग लिखा और राइट एंड को रिड्यूसिंग। अब राइट एंड पे लास्ट ग्लूकोज देखो, ये लास्ट ग्लूकोज होगा। लास्ट ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन पे ये OH खाली बैठा है, ये एल्डिहाइडिक ऑक्सीजन है, एल्डिहाइडिक ऑक्सीजन, ये फ्री ऑक्सीजन हो गया एल्डिहाइड का। तो इसके पास फ्री एल्डिहाइड है, ये तो फ्री एल्डिहाइड है, तो ये रिड्यूसिंग एंड हुआ। अब लेफ्ट एंड को देखो, लेफ्ट एंड पे तो ग्लूकोज स्टार्ट हुआ होगा, पहला ग्लूकोज होगा लेफ्ट एंड पे, और पहला ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज क्या लेफ्ट एंड पे फ्री एल्डिहाइड नहीं होगा। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं, ये जो राइट एंड है, राइट एंड पे एक फ्री ग्लूकोज होगा, सबसे आखिरी ग्लूकोज, उसका फर्स्ट कार्बन पे जो एल्डिहाइडिक ऑक्सीजन है वो खाली है, वो फ्री है। तो फ्री एल्डिहाइड होने की वजह से उसे हमने यहाँ रिड्यूसिंग एंड बोला है। ठीक है, और जो लेफ्ट एंड है उस पे सबसे पहला ग्लूकोज होगा, उसका एल्डिहाइड फ्री नहीं है, वो दूसरे ग्लूकोज के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना रहा होगा। तो अब देखो ग्लाइकोजन में 30,000 ग्लूकोज है, 30,000 ग्लूकोज में से एक सबसे आखिरी ग्लूकोज जो है वो रिड्यूसिंग है, तो पूरा ग्लाइकोजन रिड्यूसिंग थोड़ी ना होगा। इसलिए हमने पॉलीसेकेराइड्स को नॉन रिड्यूसिंग शुगर में रखा था। ये एनसीईआरटी की लाइन यहाँ पर जो इसी के रेफरेंस में लिखी हुई है।
ठीक है, इन ए पॉलीसेकेराइड द राइट एंड इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग एंड द लेफ्ट एंड इज कॉल्ड द नॉन रिड्यूसिंग। तो ये कंप्लीट हो गया यहाँ पर हमारा टॉपिक पॉलीसेकेराइड, फर्स्ट बायोमोलिक्यूल जो कंप्लीट था कार्बोहाइड्रेट्स, वो हमने यहाँ कंप्लीटली पढ़ लिया है। जैसे पॉलीसेकेराइड जब लीवर या मसल्स में बनते हैं वो एंटर नहीं करते, क्या करेगा लीवर सेल या मसल सेल, ब्लड से ग्लूकोज को उठाएगा और खुद ग्लाइकोजन बनाएगा। अब मान लो आप खाना नहीं खा रहे हो तो एनर्जी चाहिए, तो उस समय लीवर सेल के अंदर ग्लाइकोजन पड़ा हुआ है स्टोर, तो लीवर सेल का काम है ग्लाइकोजन को तोड़े, ग्लूकोज ग्लूकोज को रिलीज करे और फिर वो एक एक ग्लूकोज निकल के ब्लड में आएगा। मान लो आपने इस बीच में खाना खा लिया तो फिर ग्लूकोज की अमाउंट ब्लड में ज्यादा होगी, फिर और लीवर सेल और मसल सेल फिर क्या करेंगे, दोबारा उस ग्लूकोज को उठा के फिर ग्लाइकोजन बना लेंगे। तो ग्लाइकोजन कभी सेल से बाहर नहीं निकलता, वो ग्लूकोज की फॉर्म में बाहर निकलेगा, उसका जो मोनोमर है वो टूट के बाहर निकलेगा। हाँ, लीवर और मसल का काम है उसे उठाना। सॉल्यूट वाटर बैलेंस मैंने ये बताया था बेटा कि अगर एक सेल में सॉल्यूट की अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो वो सॉल्यूट उस सेल के लिए टॉक्सिक हो जाएगा अगर उसकी अमाउंट बहुत ज्यादा है, और उस सेल के साइटोप्लाज्म में पानी की कमी हो जाएगी। अगर सॉल्यूट ज्यादा हो गया तो साइटोप्लाज्म में पानी की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो पानी की कमी इस केस में नहीं होती क्योंकि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जब बनता है तो वाटर